तो गजब का सियासी कॉन्टेस्ट चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर पंच से प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बीजेपी घेर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। रामलीला मैदान में आपको याद होगी, बड़ी रैली, इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने यह कहा था अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, उन्होंने संविधान को बदल देना है और इससे पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये चुनाव वोट वाला नहीं, हिंदुस्तान को बचाने वाला और संविधान की रक्षा के लिए चुनाव है, राहुल गांधी ने ये कहा था। जवाब उन्हें मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के शाही शहजादे ने यह ऐलान किया कि अगर देश में तीसरी बार बीजेपी सरकार आ जाती है तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या हुए, आग लगने की बात करने लगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही करप्शन पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाओ तो विरोधी कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा किसी भी हाल में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे और तीसरे टर्म में और जोरदार प्रहार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम की तपिश के बीच पीएम मोदी 400 पार के टारगेट को लेकर मोर्चा संभाले हुए और विपक्ष पर पीएम चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर उत्तराखंड के रुद्रपुर से पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल तक सत्ता से बाहर क्या रह गए, आग लगने की बात करने लगे। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर चुन चुन कर हमला किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ तो विरोधी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बचाओ। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और भी ज्यादा प्रहार होगा। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में लोगों का बिजली बिल शून्य करने का वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली योजना की मदद देने जा रहे हैं। इससे लोगों के घरों में 0 बिजली बिल आएगा, साथ ही लोगों की आमदनी भी होगी। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो। एक तरफ पीएम मोदी की विकास नीति से एनडीए 400 पार के टारगेट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की दुहाई देकर वोट बटोरने के लिए सियासी दांवपेच लगाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री बिजली का बिल 0 करने की बात कर रहे हैं और छत पर सौर पैनल
लगाने की भी बात कर रहे हैं, सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजय शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं। वरुण पुरोहित, प्रधानमंत्री, कई बड़ी बातें उनके द्वारा की गई। एक तो ये जो बिजली का बिल जीरो करने की तैयारी, वो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से, और दूसरा जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री बार बार जो प्रहार कर रहे हैं, वो प्रहार भ्रष्टाचार पर है और परिवारवाद पर है। क्या है कांग्रेस के पास इसका जवाब? अदिति जी, भ्रष्टाचार की बात तो देखो सरकार ही हटेगी जब समझ में आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हुआ, नोटबंदी में कितना घोटाला हुआ, गुजरात मॉडल हमने देखा, कितने ब्रिज गिर रहे हैं, क्या क्या हुआ, मोरबी में हाईवे धस रहे हो, तो सब उसकी ये सरकार हटेगी जब इनकी जांच होगी, जब पता लगेगा। और ये कह रहे हैं तीसरा टर्म कैसे जीत जाओगे भाई, आपके सेटिंग है क्या? आपका ये कहो जनता जिताएगी तो मैं ऐसा करूंगा। शब्दों का आप सेंटेंसेस देखिए, मैं तीसरे टर्म के लिए तैयार हूं। भाई आप मार्गदर्शक मंडल 75 साल का आपने बना दिया था, अगले सितंबर में अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप अगले सितंबर में आप भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाओगे। उसके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, तीसरे टर्म भी मैं ही करूंगा, चौथा मैं ही करूंगा। तो ये जो सारी जनता इसको देख चुकी है, परसेप्शन देखिए। मैं कभी भी कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। जनवरी में राम मंदिर की एक लहर सी चली थी जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उसके बाद से लगातार आप देखो ग्राफ इनका गिरता जा रहा है। कभी केजरीवाल को गिरफ्तार, कभी कांग्रेस के खाते फ्रीज। टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग आपको गड़बड़ी है तो पहले भी कर सकते थे। और आप हर बार अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उसको छुपाने से थोड़ी कांग्रेस ने भी घोटाला कर दिया क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड तो कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को भी मिला, कई विपक्षी दल है उन्हें मिला। कांग्रेस ने ईडी सीबीआई की रेड का धमका के नहीं लिया, आप उसको भी तो एनालिसिस करिए। क्या कांग्रेस ने धमका के थोड़ी लिया है। आप जिसको ये तो आपका एनालिसिस है ना सर, ये तो आपका एनालिसिस एनालिसिस है कि इन्होंने धमका के लिया और आपके पास सबूत है तो चले जाइए कोर्ट, कराइए ना उनको ग्रिल। कौन मना कर रहा है? को पता है या बोल देने से हो जाएगा? आप मीडिया ने, न्यूज प्रिंट मीडिया ने, सबने एनालिसिस कर दिया। अब दूसरी बात आप कह रहे हो कोर्ट चले जाए तो हर बात विपक्षी करे, सरकार खुद का। अरे भाई आरोप आप लगा रहे हो, आरोप आप लगा रहे हो तो साबित आप ही करोगे ना सर। अगर मैं आरोप लगाऊंगी तो साबित मुझे करना होगा ना, बस मैं आरोप लगाऊंगी, जुबानी जमा खर्च करूंगी और करने के नाम पे जीरो। ये तो जानकारी, आरोप नहीं, जानकारी जो सबने दी है। तो आप मुझे ये तो बता दीजिए, टीएमसी ने करप्शन किया, कांग्रेस ने करप्शन किया, सभी पार्टियों ने क्या करप्शन किया? कैसे दी इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दी, कितनी मुश्किल से दी, उसी से सब समझ में आता है, जनता समझती है, पागल तो है नहीं। तो आप जो कह रहे हो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ भाई, कांग्रेस को मिला और को मिला, सब चुनावी चंदे से पार्टियां चलती हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने लिया है, जिस तरीके से इन्होंने उस पे, अब ईडी की कार्रवाई 2-2 साल तक होती नहीं, चुनाव आता है जब कार्रवाई होती है। चलिए जवाब दीजिए इस पे विजय शर्मा। विजय शर्मा जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमें जो मिला हमने डरा धमका के नहीं लिया, आपको जो मिला आपने एजेंसीज का इस्तेमाल किया, भय का इस्तेमाल किया, डराया धमकाया। आप किस मुंह से करप्शन की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ये आदित्य जी, मैं इनको बताना चाहता हूं 2014 से पहले क्या हिसाब किताब था पार्टियों के पास। सारा कैश में आता था, कोई लेखा जोखा नहीं था। ये तो मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में ये पॉलिसी बनी कि एक एक पाई जो कोई भी व्यक्ति अगर 50 रुपए भी देता है तो बैंक अकाउंट से एसबीआई में जमा होता था और एसबीआई उसको फिर बॉन्ड जारी करता था, वो उसकी रिटर्न में शो करता था और एसबीआई के ऊपर करता था। कुछ भी काला नहीं था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। 20,000 करोड़ रुपए आया, जिसमें से 14,000 करोड़ इन लोगों के पास, जिनकी एक स्टेट में सरकार है, उनको भी 1600 करोड़, 1400 करोड़, 1200 करोड़। तो ये तो इनका तो काम है फ्रस्ट्रेशन में ये कहना। और राहुल गांधी जी, उनको तो मैं सीरियस लेता ही नहीं। ये कह रहे हैं जब छापे पड़े तो उसके बाद उन कंपनियों ने या जिन पर छापे पड़े उन्होंने डोनेशन दिया, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस पर आपका जवाब सर? जी, ये कह रहे हैं कि जब एजेंसीज ने छापे मारे, जब उनके इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिए, आपको उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी पार्टी के खरीदे गए, आपको चंदा मिला। देखो वो भी मैं समझाना चाहता हूं कि गोपनीयता बरती जाती थी ताकि कोई किसी को ब्लैकमेल ना कर सके, तो लेने वाले को नहीं पता होता। आप केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू देखें जिसमें आपके रवीश कुमार जी उनसे एक इंटरव्यू कर रहे थे, 50 लाख रुपए। उन्होंने कहा मैं किसी के घर जाकर थोड़ी चेक करूंगा कि भाई कौन दे गया। तो ये चंदा जो है वो एसबीआई के माध्यम से मिलता था। तो इसमें पार्टी ये चेक नहीं करती कि किसने चंदा कितना कहां कैसे दिया। हाँ, वो जो देने वाला है वो सारा पारदर्शी वो रखता था और ये गोपनीयता रखी जाती थी। और ये हमारा मानना ये भी, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि इसमें सुधारों की जरूरत थी, ना कि इसको एबॉलिश करने की जरूरत थी। एक तो ये
जो आपको बॉन्ड में चंदा मिला, बॉन्ड के माध्यम से, दरअसल उसमें प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एक सवाल इन्होंने ये भी उठाया है, विपक्ष की तरफ से उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था डेटा रिलीज कीजिए, तब भी आप नानुकुर क्यों कर रहे थे? नहीं, हमने कभी नानुकर नहीं किया। ये एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा कि हमें समय दीजिए, उन्होंने मना कभी नहीं किया। सरकार के पास तो पावर थी कि हम अध्यादेश ला सकते थे, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल सकते थे। तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो आने दिया। और एसबीआई ने समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ समय भी दिया और समय के बाद में उन्होंने जारी कर दिया आंकड़े। तो इसमें क्या बात है? उनके पास आपको पता ही है कि चलिए जवाब लीजिए, वरुण पुरोहित हंस रहे हैं, चलिए उनका जवाब लीजिए, उसके बाद कुमार राकेश प्लीज जल्दी। अदिति जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया, फिर इन्होंने क्यों नानुकुर की कह रहे हैं हम तो अध्यादेश ला देते थे? यही तो मानसिकता दर्शा रही है ना, किस प्रकार के फासिस्ट मानसिकता है इनकी। अध्यादेश ले आते चुनाव के टाइम पर कि हम नहीं बताएंगे डेटा, फिर कह रहे हो पारदर्शिता ला रहे, ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे, डाल देते वेबसाइट पे, आपको क्या दिक्कत थी? किसने किसको चंदा दिया आउट हो, सबको पता लग जाता कांग्रेस ने किसने लिया, आपने किसने लिया। पर वो नहीं। और जो आप कह रहे हो 2014 से पहले कैश आता था, क्या अटल जी की सरकार भी कैश लेती थी? वो सब भी शामिल है। इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है कि 2014 से पहले जो भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब 2014 के बाद ही हुआ। इसलिए तो जनता इनसे परेशान है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? सब कुछ पका पकाया माल मिल जाता है। आज सैटेलाइट नहीं होती तो हम टीवी पे कैसे बहस करते, मोबाइल नहीं होते तो हम कैसे बात करते? सब कुछ 2014 के बाद आया। तो पब्लिक इसको समझ चुकी, इनसे परेशान हो गई। आप देखिए पूरे देश बेरोजगारी की गिरफ्त में। आईएलओ की रिपोर्ट तब आई, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। सर अब एक ILO की मुद्दे पर रिपोर्ट ही आ या गई, तो उसके करप्शन बाद पे रही इनको है, या तो आग लगने बेरोजगारी की पे जो रही है, बात या है तो ना, गरीबी पे रही है, या तो चुनाव पे रही है। एक मुद्दे पर आप लोग बहस करा करें, आप लोग एक के बाद एक गोल पोस्ट ऐसे चेंज करने शुरू करते हैं। कुमार राकेश जी, यहां पर आप देख रहे हैं एक बड़ी बहस इलेक्टोरल बॉन्ड के इर्द गिर्द है, और दूसरी बहस प्रधानमंत्री ने आज जो ये बड़ा ऐलान किया, जब प्रधानमंत्री ने कहा बिजली का बिल 0 हो और 16 पैनल का जिक्र उन्होंने किया, सरकारी मदद की उसमें बात की, आपके थॉट्स? जो सोलर पैनल, जो बिजली बिल की 0 करने की बात की, उसके पीछे कोई फ्री वाली पॉलिटिक्स नहीं है जो अन्य दलों ने किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है, पिछले 7-8 वर्षों का बहुत ही समेकित प्रयास है। आज सौर ऊर्जा को लेकर के भारत ने विश्व में झंडा फहराया है, परचम लहराया है। शुरू में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना गया, गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। तो उन्होंने जो 1 करोड़ लोगों को मुफ्त जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली देने की बात कही है, तो एक व्यक्ति कम से कम 10 से 20 घरों में बिजली दे सकता है। उसमें आपको पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी। सौर ऊर्जा का एक संयंत्र लगेगा, उसमें 20 से 50 से एक सोसाइटी तक में उसकी बात की जा रही है। तो उसके पीछे मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का यह तर्क होगा कि इसके कारण हम लोगों को मुफ्त में बिजली दे पाएंगे। फ्री की तरह नहीं है कि टैक्स का धन लिया, केजरीवाल या अन्य दलों की तरह बैठे टैक्स का आप माल जब ये बात कह रहे हैं तो मैं यहाँ पे दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर जब आप ये बात करें तो आप कह रहे हैं ये रेवड़ी नहीं बांटी जा रही है, ये सशक्तिकरण। 100% बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये रेवड़ी नहीं बांटी जा रही है। ये उस उपक्रम से लोगों को इन्वॉल्व करके, आम जनता को इन्वॉल्व करके उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे ड्रोन बनाने के बाद महिलाओं को, जो भी बच्चे हैं 15 साल से आगे के जो समझ सकते हैं, उनको भी रोजगार देने की बात कही जा रही है। जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की मैं चर्चा सुन रहा था, कांग्रेस के विद्वान थे, बीजेपी के जो भी थे, इसमें एक मैं कोट करना चाहूंगा, सही गलत की फैसला आम जनता करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि हमने एक सफाई, मतलब एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की चुनावी चंदे में। इसमें मैं कोट करना चाहूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को। मैंने इंटरव्यू किया था 95 में, याद होगा जैन घोटाला हुआ था, कोई नेता नहीं बचा था। लालकृष्ण आडवाणी, शरद यादव, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, कोई भी नहीं बचा था। उसके बाद अटल जी ने कहा था कि काश सिस्टम नहीं है कुमार राकेश, यदि मेरे जीप में कोई 1 लाख रुपए देता तो अटल नहीं रहता। ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। और उनकी चिंता ये थी, बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में 95 में बता रहा हूं, 64 से मैं वकालत कर रहा हूं, कोई भी दल इसमें एक मत होना नहीं चाहता, एक साथ बैठता नहीं। और आप करीब 30 साल पहले की बात कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर भी जोरदार पलटवार किया है। ये आग लगना, ये इतने इस तरह की भाषा, इस तरह का डर, इस तरह का खौफ
का माहौल बनाने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है इस देश में गरीबी, इस देश में बेरोजगारी, इस देश में भ्रष्टाचार आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी पार्टी के कई लीडर्स हैं और कई सब आपके कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा घोटाला होगा, तो फिर डर काहे का है? जनता खुद तय कर लेगी। अदिति जी, जनता तय करेगी। 4 तारीख को परिणाम आएंगे जो पता लग जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की छोटी सी जानकारी देना भूल गया आज मैंने आपको, तो पता ही मीडिया ने दी है मेरे को, नहीं मैंने नहीं लिए। आरटीआई से पता किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड दिशा निर्देशों की जानकारी देने से एसबीआई ने इनकार किया। क्यों किया इतनी ट्रांसपेरेंसी? तो आरटीआई एक्ट भी कांग्रेस ही लाई थी, खैर अलग बात। आप ये देखिए जो बात कर रहे हो अभी सोलर की बात किया, मैं आग लगने वाले पे भी आ रहा हूँ। सोलर की बात 20 साल से तो हमारे यहाँ लगा हुआ है जोधपुर में प्लांट। अब वो सब्सिडी देते हैं, ज्यादा बिजली पैदा हो जाती है तो पावर हाउस को वापस चले जाती है, वो उसमें हो जाता है। ये कौन सी नई बात ले आए? आपको पका पकाया मिल रहा है, उसको फास्ट कर रहे हो तो समझ में आता है। आप बात करते हो 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, मैंने उस प्रश्न को उठाया। सब प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं, जब तो समझ में आती है आप ऐसी बात करो तो, लेकिन ये ऐसे करेंगे नहीं। आप जो आग लगने वाली बात कह रहे हो, मैंने कई बार उसको शब्दों का हेरफेर हो सकता है, अराजकता की बात मैं करता हूं। जब रोजगार नहीं होगा, पेट की आग आएगी तो युवा कहां जाएगा? पढ़ लिख कर बेकार हो रहा है, उनकी मानसिक स्थिति पे चर्चा हुई कभी? इनको करनी चाहिए थी संसद के अंदर। मानसिक स्थिति ऐसी है अदिति जी, बच्चे बीटेक और दुनिया भर की डिग्रियां करके सुबह बैठे हुए घरों पे, सुबह नौकरी के लिए निकलते, नौकरी है नहीं, शाम को घर आते, माँ बाप बेचारे बोलते नहीं, क्या करे बच्चा? क्या करेगा? 100-500 रुपए रोज खर्चा भी चाहिए, माँ बाप से मांगते, उसको शर्म आती है और क्या करेगा? ये स्थिति इनको समझ नहीं आ रही, मानसिक स्थिति युवाओं की। आईएलओ जिसको की वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिल्कुल उसकी खत्म कर दी इंपॉर्टेंस, जो कि 1919 का बना हुआ, मैंने तो उस पर रिसर्च भी की हुई है, जिसने कहा हिंदुस्तान के अंदर 83% बेरोजगारी। अलग अलग आंकड़े दिए, उसको हम डिस्कशन कर सकते हैं आईएलओ की रिपोर्ट सामने रख के। लेकिन जब बेरोजगारी उसकी रिपोर्ट की बात नहीं, आप खुद भी अनुभव करती होंगी, तो बेरोजगारी के प्रति इनका कोई भाव ही नहीं है। जैसे सेना में अग्निवीर योजना, क्या होती है अग्निवीर योजना? आप बताइए। नहीं सर, भाषा बहुत मैटर करती है। एक होता है किसी को प्रोवोक करना, एक होता है किसी को प्रोवोक करना, एक होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करना। आग लग जाएगी में तो सॉल्यूशन तो नहीं दिख रहा है सर। आग, शब्दों का चयन राजनीति में बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। राकेश जी पहले आपका काउंटर, उसके बाद विजय शर्मा जी, जल्दी जल्दी प्लीज। जिन्हें आरटीआई की बात कही, तो जो आरटीआई को जो संशोधन की बात कही, बाकी क्या किया नहीं किया उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकाल में, थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट 2005 में आरटीआई बनाई, लेकिन उसके बाद करी उसमें 12 संशोधन किए गए और ऐसे संशोधन किए गए जिससे कि उस समय के लोग आरटीआई देने वाले हैं कि मतलब कई लोग मानसिक विक्षिप्त स्थिति में चले गए थे। बस सिर्फ यही कंसर्न करना था, बाकी किसने क्या किया किसने नहीं किया। सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा पहले क्या था क्या नहीं था। और तीसरी बात, मैं बहुत आपने हमको सो नाइस ऑफ यू, आपने बीच में मुझे मौका दिया। मुद्दा ये है कि बात ये आखिर ये पिछले 60 वर्षों में 70 वर्षों में भारत 5वीं स्थिति पर क्यों नहीं पहुंचा? एक, उसके पहले कोई चंद्रयान, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, क्यों नहीं बना? 3, 5 बड़े साइंटिस्ट मारे गए कॉन्स्पिरेसी के तहत, कौन रिस्पॉन्सिबल था? इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जो भी कांग्रेस के या जो भी इस तरह की बातें करते हैं उनको अंतर मन में झांकना चाहिए कि स्थिति क्या है। जो रिपोर्ट बनती है बेरोजगारी की या मूडीज की, इसकी रिपोर्ट बनाने वाला कौन है जिसको हम कोट करके झूठ की परतें बनाते हैं, झूठ का पहाड़ बनाते हैं? फैक्ट पे जाना चाहिए। और अभी आज की तारीख में भारत की आजादी में, भारत एक लाइन, भारत की आजादी में जाता है कि इंडिया अच्छा कर रहा है, तब भी तो डेटा ही कोट किया जाता है। अब आशंकाओं के लिए भी डेटा ही कोट किया जाएगा, कोई नहीं। वरुण पुरोहित, देखिए कि हम कम बिजली से ज्यादा रोशनी देने वाले बल्ब बना रहे हैं और ये हमारे महाशय जी कह रहे हैं जी इसमें नई बात क्या है? सरकार, भारत सरकार इसमें 75% सब्सिडी देगी। कोयले से कितना पॉल्यूशन होता है, और जब इतनी सारी डिमांड होगी तो प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा तो रोजगार भी पैदा होंगे। तो ये तो एक आपस में कनेक्टिविटी है, आपस में मिली जुली बातें हैं। तो इसको ये इतनी इजी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज इतनी बड़ी बात बोली है देश के लिए। हमारे किसी के पास एक्सेस में होगा तो वो बिजली बेच सकेगा, अगर बिजली घर कोई खरीद रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो उल्टा आप ये देखिए कि एक चीज से कितने लोगों का कितने तरीके से देश को भी फायदा, इंडिविजुअल भी फायदा, कंपनियों को भी फायदा, रोजगार भी पैदा होगा, सब कुछ होगा। तो इसका जवाब लीजिए करना चाहिए इन्हें, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस तरह की। ठीक है, जवाब ले लीजिए। जमाना है, पूरे महीने फूल बनाएंगे जनता को। नहीं, आप तर्क पे काउंटर कीजिए ना। अब ये फूल तो फूल खिलाएंगे या फूल बनाएंगे वो अलग बात होगी। फूल खिलाएंगे या फूल बनाएंगे ये अलग बात होगी। आप तर्कों पे बात कीजिए ना। चल रही सोलर पावर की योजना आज पैदा हुई है, 2014 से पैदा हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद ही निकाल लो इंटरनेट पे। राजस्थान में पहले से चल रही, सब जगह चल रही है।
पावर हाउस में जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होती है, पहले तो उल्टे ज्यादा मिलते थे पैसे, अब तो कम हो गए पैसे पर यूनिट, ज्यादा बचता है तो पावर हाउस लेकर के पैसे देता है, आपके उसके बिल में घपलों की कहानियां लोग आंख खोल देंगे। चलिए जवाब ले लीजिए, कुमार राकेश आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अब उनसे आप जवाब ले लीजिए सर, उनसे जवाब ले लीजिए। अब 16 पैनल पर भी लड़ाई हो रही है। चलिए कुमार राकेश जी, ये कह रहे हैं क्या नई बात है, ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, और कह रहे हैं हमारे टाइम पे तो और ज्यादा सहायता मिलती थी। बहुत बहुत अच्छी बात कही कि उनके टाइम में बहुत सहायता मिलती थी, लेकिन सहायता का कितना प्रतिशत जो लाभान्वितों को मिलता था उसका आंकड़ा लिया जाए, कितने नेताओं के जेब में जाता था, कितने बिचौलियों के जेब में जाता था, उसका भी आंकड़ा लिया जाए, इसलिए वो लोगों तक नहीं पहुंचा। ये भी एक मुद्दे की बात है। वरुण जी विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इस बात का भी शोध करना चाहिए, करवाना चाहिए कि नवीन ऊर्जा और गैर परंपरा स्रोत जो एक मामला था, जो मंत्रालय का नाम दिया गया था, मैंने उसको कवर किया, फारूक अब्दुल्ला भी कई मंत्री हुआ करते थे उसके, तो कहां कहां क्या खेला, क्या घपला, क्या हुआ, उस पर भी एक पत्र निकले तो अच्छा है। बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है कि कांग्रेस, दोनों देश की जनता को तो पता चले। क्लेम करने में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ब्लेम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है, जो सही तस्वीर है, वो भी आम लोगों के सामने आने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। मेरा ये सही बात है, हर किसी की सही तस्वीर सामने आनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा अहम बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉल्यूशन, समाधान की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे टाइम पे ये बुरा हुआ तो हमारे टाइम पे ये हो गया, तो एक जस्टिफिकेशन उसके लिए आए, या फिर ये कहकर पीछे खींचने की कोशिश की जाए कि अरे हमने तो इसकी बात बहुत पहले कर दी थी। तो लेकिन सियासत में आप आने वाले दिनों में यही देखेंगे, क्योंकि चुनाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए, और आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन को देखने के लिए। हम लौट रहे हैं जल्द।